हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे जितने मर्जी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने मर्जी आप इजी क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आपको मिल जाएंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास 10th रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इट्स क्लास 10th रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर आप बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से हम किसी भी चीज़ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता लगाते हैं कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो बेसिकली इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब ऐसे लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया उसने 1.003 समथिंग, ठीक है। आपने डायमंड का लिख दिया 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग। तो एक्चुअली में एक एग्जांपल लेता है कि एयर है और एक साथ में मैं लिख देता हूँ ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1.5 मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो वैसे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है टेबल से मिल जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा टेबल एनसीईआरटी में बना हुआ है, और टेबल को देख के कोई भी रिजल्ट निकालना इज़ वेरी इजी कंसेप्ट। सो वी आर स्टार्टिंग विद कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली कोई भी चीज़ कैसे बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बात मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हम स्फीयर बना लेते हैं कि एक स्फीयर है और ये पूरा का पूरा बना हुआ है बहुत गाढ़े किसी मटेरियल का। इट मीन्स कि ये बहुत डेंस है, ठीक है। तो एक ये डेंस मान लेते हैं, और एक ये स्फीयर में मान लेता हूँ ये जो है, अब मैं इसको गाढ़ा बनाने के लिए थोड़ा क्रॉस कर देते हैं, तो ये एक रेयर है। तो मीन्स डेंसर और रेयर का बीच में कंसेप्ट है, सिंपल सा होता है कि डेंसर मीन्स जिसकी डेंसिटी जो है इज हाइयर, तो हाई डेंसिटी है, और रेयर में जो डेंसिटी है इज लोअर, तो लो डेंसिटी है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो लो डेंसिटी मीन्स उसके इंटरमोलिकुलर जो है वो स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। हाई डेंसिटी मीन्स उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग जो है वो बहुत कम है, पूरा का पूरा टाइटली पैक्ड है। क्लियर। तो अगर कोई चीज़ टाइटली पैक्ड है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर होता है, लार्ज होता है, और जो लूजली पैक है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एज कंपेयर टू दिस वन लेसर होता है। क्लियर। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट अगर मैं अब इसमें देखूं तो ये निकल के आ रहा है कि ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। मीन्स डेंसिटी ग्रेटर, और वो उतना ज़्यादा डेंसर होगा। क्लियर है। और इसी में अगर मैं ये बात बोल दूं कि लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें आप सिंपल सा कंसेप्ट ये बता सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मीन्स उसकी डेंसिटी कम होगी, और वो कैसा होगा, रेयरर कंसेप्ट होगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अगर मैं इसी के अंदर एक कंपैरिजन ले लेता हूं कि हनी वीएस वाटर, एक आपके पास कहीं पे पानी है और एक जगह पे आपके पास शहद है। तो शहद की एज यू नो डेंसिटी ऑफ हनी is greater than that of density of water. क्लियर। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बोलूँ ये म्यू होता है, यू के साथ में हल्का सा हम लाइन लगा देते हैं, ये जैसे लाइन लगी हुई है यू डाला और फिर लाइन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। 10th में आपको एन देखने को मिलेगा, 11th-12th में आपको म्यू देखने को मिलेगा। तो अभी अगर आप एन लिखेंगे तो भी चलेगा, म्यू लिखेंगे तो भी चलेगा। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी में एक थोड़ा सा कंसेप्ट और समझते हैं। मान लीजिए कोई चीज काफी गाढ़ी है, मींस डेंसर ज्यादा है वो। अगर कोई चीज ज्यादा डेंसर है तो एक मान के चलते हैं कि दिस इज आर सम सरफेस, और बहुत सारे पेजेस मैंने नोटबुक के लगा दिए एक साथ, और एक बार सिर्फ एक पेज लगाया, ऐसे लगा दिया। तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये रेयरर है। इन सबको मैं जब इकट्ठा कर दूंगा सबको तो मैं मान लेता हूँ डेंसर है। तो ये ना डेंसिटी मैंने इंक्रीज करनी है, तो मैंने डेंसिटी इंक्रीज कर दी। तो इसके अंदर से अगर मैं लाइट को पास आउट कराता हूं
तो लाइट जो है उसकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली आप देखो किसी के जो चीज़ गाड़ी है उसके अंदर से आप लाइट को पास आउट करोगे, किसी भी चीज़ को, मान लीजिए बहुत सारा जंगल है, बहुत सारे घास लगे हुए हैं और बहुत सारा घास लगा और आपको मैं कहूँ दौड़ो इसके अंदर से, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। और कहीं पे थोड़ा सा घास लगा और मैं कहूँ दौड़ो यहाँ से, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड इसके कंपैरिजन में स्पीड जो है वो ग्रेटर आएगी। ठीक है, तो स्पीड जो है मींस डेंसर में स्पीड लेसर हो जाएगी और रेयरर में स्पीड ग्रेटर हो जाएगी। तो इसमें एक और कंसेप्ट हमें देखने को मिल गया कि डेंसिटी हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और तो स्पीड ऑफ लाइट, अब मेरे पास एक कंसेप्ट आ गया है दैट स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन वाटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन हनी। क्लियर? तो आपके पास वाटर और हनी का ये कंसेप्ट आपके पास आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है कि क्या है कि जितनी ज़्यादा कोई चीज़ डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा आपके पास कंसेप्ट जो है, एक मिनट के लिए वेट करना, यस, तो जितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी उतना ज़्यादा रेयरर होगा वो। तो मतलब अगर कोई चीज़ है जिसके अंदर से काफ़ी तेज़ी से स्पीड लाइट की, काफ़ी तेज़ी से लाइट जो है वो निकल रही है, पास आउट हो रही है, तो हम देखते साथ बता सकते हैं कि वो रेयरर है। क्लियर? तो ये आपके पास कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब जो इसके फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल वो जो है वो उस कंसेप्ट के ऊपर हम आते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम 10th में n बोल देते हैं, इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला यू हैव टू डायरेक्टली क्रैम। मैं क्रैम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको ना आप याद रखेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फटाफट याद हो जाएगा। n इज इक्वल टू c अपॉन v। तो c क्या होता है? c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम या एयर मान लो आप, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? तो एक ये फॉर्मूला हो गया, n इज इक्वल टू c अपॉन v, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसी में एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज का दे दिया 1.5 और साथ में अब सिर्फ एक चीज पूछ ली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। अब उसने पूछ लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से दिया हुआ है, स्पीड निकालो इस मीडियम के अंदर लाइट की कितनी स्पीड होगी। क्लियर? अब ये कंसेप्ट हमसे पूछा है। अब जैसे ये पूछता है तो अब हम किस तरीके से करेंगे वो अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम देखते हैं। अब वो हमारे पास, अब ये हमें दे दिया है, अब फॉर्मूला हमारे पास पहले से गिवन है, फॉर्मूला हमारे पास है, तो फॉर्मूला हमारे पास है तो हम यहाँ पे कर देते हैं that 1.5 is equals to c upon v. What is the value of c that you have to cram? c is equals to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर मान लीजिए आप अभी के लिए। तो यहाँ से आपके पास ये v इधर ले जाते हैं, 1.5 नीचे ले आते हैं, तो v is equals to 3 into 10 raised to power 8 upon 1.5। तो 1.5 को 3 से कट किया तो इट विल गिव यू 2, दिस इज 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे कि किस आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा डेंसर होता है, जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर होता है। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, डेंसिटी जिसकी कम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। इसी जगह अगर मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन मैंने किया हुआ है, ये कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है हनी में वो कम है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर में ज़्यादा है। तो एक सिंपल, पहले सिंपल फॉर्मूला, अभी एब्स्ट्रैक्ट हम करेंगे इसमें और टफ से टफ चले जाएंगे।
तो अब हमारे पास है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n इक्वल्स टू सी अपॉन वी होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? तो ये सारा का सारा हमारा एक टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देते हैं। अब इसमें डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए पहले हम फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरल फॉर्मूला लिख देंगे, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equals to c upon v, and c is speed of light in air upon speed of light in medium। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है वो। और एक जो चीज आपने याद रखनी थी वो मैंने बोला था, दैट c is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड दैट वी हैव टू क्रैम। ये हमें क्रैम करना पड़ेगा, अगर ये जो भी आएगा हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन में करना है। क्लियर? अब अगर तो क्वेश्चन में गिवन आया कि 3 into 10⁸, तो 3 into 10⁸ आपने यूज करना है। अगर कुछ और गिवन आया तो वो करना है। अगर जनरल बात करें तो जनरल में 3 into 10⁸ ही हमने याद रखना है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्लियर? अब थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं इस लेवल को, वो क्या है वो देखते हैं। मान लीजिए एक मटेरियल मैंने यहाँ पे ये बना रहा हूं मैं। क्लियर? यहां से एक लाइट अंदर आती है इस ग्लास के, दिस इज ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा। ऑब्वियसली डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और बाहर एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता चलेगा कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा और बाद में फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो रेयर से डेंसर जाएगा उसकी स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगी, और जैसे डेंसर से रेयर आएगा उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो पेस पकड़ेगा तो उसका एंगल इंक्रीज हो जाएगा और पहले एंगल डिक्रीज होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये बनता है। लेकिन अब बात हो रही है कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में कोई लाइट जा रही है। मीन्स अगर मैं बात करूं, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड मीडियम। फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में लाइट चलेगी। अगर कभी भी ऐसा होता है कि लाइट जो है फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिखेंगे n/1। मतलब देखो 1 का तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही है, एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो जब भी निकालेंगे हम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा आएगा आपके पास हमेशा, ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। मतलब सेकंड का निकालना है, ग्लास का निकालना है, और वो जो है आपके पास, और ऊपर जो है एयर है। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज v1/v2 मीन्स अगेन c/v, जो हमने पहले किया था, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम। मतलब जो अब आप एयर की जब बात आ रही है तो फर्स्ट मीडियम एयर है, बस आपने याद रखना है। और उससे जो है वो सेकंड मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ग्लास था, मैं यहाँ ग्लास लिख देता हूँ कि ग्लास के अंदर जो है अब लाइट गई है। तो इसको बोला कैसे जाएगा? इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब इसी में ना मैं एक केस उल्टा कर देता हूँ, एक थोड़ा सा इसी को इंक्रीज कर देता है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे जो है बकेट जो है, एक यहाँ पे पानी की बकेट रख देता हूँ। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ एक पानी की बकेट, और अब ये जो है मेरा थर्ड मीडियम आ गया। अगर आप देखें तो अब ये मेरे पास आ गया है मेरा थर्ड मीडियम। तो थर्ड मीडियम जैसे ही मेरे पास आ रहा है, तो अब एयर का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में था। अब जो मेरे पास आएगा सेकंड और थर्ड के कंसेप्ट में चलता है, सेकंड और थर्ड के कंसेप्ट में। अब नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम सेकंड टू थर्ड द लाइट रे,
एंड व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम सेकंड टू थर्ड तो उसको कैसे लिखेंगे n3 2, क्योंकि 3 में गई है और 2 से गई है, इज इक्वल्स टू, अब फिर से वही v2 अपॉन v3, और इसको बोला कैसे जाएगा, तो अगर मैं इसी में फॉर्मूला में देखूं तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज अवर ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 3 दैट इज अवर वाटर। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास रहता, तो बोलेंगे कैसे से, इसे बोला जाएगा इस तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम, जो हमारे पास यहाँ पे वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर नहीं आएगा अब यहाँ पे। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इस तरीके से आपके पास जो ये बना है, ये ऐसे पूरा का पूरा बन के आता है। अब इसी के अंदर जो है डिफिकल्टी लेवल न्यूमेरिकल की कैसे इंक्रीज होती है। अब मान लीजिए कोई बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इन केस वो 3 × 10⁸ स्पीड दे रखी है, पर 1 अगर मैंने निकालना है, या फिर इन दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और इसका और एयर का दिया हुआ है, और इससे और एयर का पूछ लिया जाए, तो उसमें कुछ नहीं है। आप सिंपल सी बात ये रखिए कि v1/v2 और v2/v3 मान लो ऐसे है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, n21 इंटू n32 किया मैंने, तो ये क्या हुआ है, ये कट गए दोनों, v2 के साथ v2 कट गया। आप देखो इसको, और ये आ जाएगा v1/v3। v1/v3 का क्या मतलब है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या निकाल दिया मैंने इसमें, इस फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल दिया मैंने। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा, अब ये 3 चीजें थी हमारे पास, फोर्थ में दोबारा से हमारे पास एयर आनी थी, तो फोर्थ और फर्स्ट जो है वो सेम है, तो उसके लिए आपके पास ये जो चीज है ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसमें n की वैल्यू जो है दैट इज 31, तो इसमें ये बोला जाएगा, तो मतलब n31 इज इक्वल्स टू n21 इंटू n32, ये एक अलग फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया है, और आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और इसमें कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा सा समझना है, वो है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं और फिर तीसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हमारे पास पहले से आती, ये वैल्यू भी पहले से आती, और ये निकालना होता, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक और चीज देखिए, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अब मेरे पास एक मैं नया कंसेप्ट आपको यूज करके दिखाता हूं। ये लास्ट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है कि μ21 इज इक्वल्स टू, अब ये μ21 इज इक्वल्स टू, अब मेरे को क्या पता है μ21 को क्या लिख सकता हूं मैं, v1/v2 ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, c अपॉन, अब इसको ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूं, मैं c ऊपर लेके आ रहा हूं और किस तरीके से उसे यूज करूंगा, c/v2 इंटू 1/c/v1। क्लियर है? अब देखो ये वैल्यू वही आएगी, अगर आप देखोगे तो c/v2 वही v2 हो गया, और यहाँ पे ये v1 ऊपर चला जाएगा तो v1/c आएगा, और c कट जाएगा c से, तो इट विल बिकम μ2/μ1। इसकी वैल्यू μ2 है, इसकी वैल्यू μ1 है। तो अब आपको एक ये नया फॉर्मूला मिल गया है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पूछा जाए तो ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का। अगर आप देखो स्पीड जो थी वो हर बार 1 2 1 2 1 2 ही चला था, फर्स्ट सेकंड मीडियम, देखो यहाँ पे 1 2, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में 2/1 आ गया है।
क्लियर है? तो इस तरीके से आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।